जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। हाइब्रिड में से सवाल उठने लगा था, मैंने दबा दिया था सवाल। बेटा तो अगर आपकी सेल्स ही सिर्फ क्रेडिट है, आपकी अगर होंगी तो वो तो मैंने अभी बताया नहीं। कॉम्प्लेक्सिटीज में मैंने ये बात भी बतानी है कि कैश सेल्स भी हो सकती है, कैश परचेज। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है इसमें, जिंदगी ऐसे ही रहेगी आसान आसान, हमें मुश्किल में नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी तस्वीर आप लोगों ने बनानी है बनाए, मैं सारी बातें करता हूं, फिलहाल तो मैंने सिर्फ आपकी बुनियाद जो है वो बनाई है। अब ये अगला जो 30-40 मिनट का टाइम है, इसमें और कुछ भी नहीं करना हमने सिवाय इसके कि इसमें क्या कह सकता है, क्या कर सकता है, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, यूं कर दे, यहां कर दे, और फिर आपका होमवर्क होगा पास पेपर का सवाल। सुभान अल्लाह। नहीं करना पास पेपर, कोई बात नहीं, ना करें। ये आया अकुड़ियो, हाइब्रिड में अगर नींद पूरी हो गई ना स्टूडेंट्स की, तो उठ जाएं। गर्ल्स हाइब्रिड में भी उठ जाए बेटा, उठ जाए, अब पढ़ाई शुरू करें। कोई बात नहीं, खैर है खैर है। अभी जल्दी से ये बताएं, कोई मसला तो नहीं है? किस वक्त की आंख लगी हुई है बेटा? सवाल पूरा देख लिया था? ओके कर दें ऐसे मुझे, ओके डन, गुड। अच्छा जी, यार ऐसे करोगे तुम आना जाना। अच्छा जी, अब कभी कभार ऐसा होता है, जो कि होता है असल में, जरा 1982 में 230 ऐड करना बेटा, 1982 जमा 230 करो जरा जी। 2000 अच्छा जी, अच्छा 2212। अच्छा जी, सिचुएशन 1 जो एग्जाम में आएगी, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं 22-12,000, और सवाल में एडजस्टमेंट नंबर ई है, उसमें लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10 अमाउंटेड टू रुपीज 230,000, विच इज, पता है तुम्हारी अटेम्प्ट का, विच इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सवाल तो वही चल रहा है, पर अब एक मसला हो गया, वो मसला देखना जरा। अगर मैं इस सवाल में से यही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उठाऊं, कितने जी? 22-12, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश की वो कितनी आएगी? निकालो जल्दी से, कैलकुलेटर पढ़ो। इंजॉयमेंट करना आए ना जेडे बच्चे जी, कैलकुलेशन करें। 2191। अब ये 2191 और वो जो फिगर थी 1961, दोनों का डिफरेंस लो जरा। 2191 में से 1961, क्या मतलब? 230 रुपए इस फिगर में शामिल हो गए जो यहां पे जाने लगे हैं, जिसमें हम करने लगे हैं कैश पेड की फिगर शो। क्या ये 230 कैश पे किया था? क्या आजकल आपके यहां डेबिट की एंट्री ये बन गई, डेबिट डेबिट कैश क्रेडिट बन गई? ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब पर्चे में क्या कर सकता है, पर्चे में, अब नॉन कैश की एडजस्टमेंट इस मेथड में कैसे आती है मैं ये सिखा रहा हूं।
कि पर्चे के अंदर वो आपको एक्सपेंसेस की फिगर दे दे जिसमें डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है। अब वो एक्सपेंसेस की फिगर अगर आप एक्सपेंसेस के लेजरे में ले गए तो वहां से जो कैश निकलेगा उस फिगर के अंदर शामिल हो जाएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, जो कि आपने नहीं होने देना। इसका मतलब आपको अगर ये सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आप इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एक छोटी सी वर्किंग से गुजारा करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज पर क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लिए एज पर क्वेश्चन, कितने जी, 2212। ठीक है जी, इसमें से आपने माइनस कर देना है नॉन कैश जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। ज़हन बनाएं, अगले का भी डेप्शन तो इस सवाल में है, अभी बाकी चीजें मैंने बतानी है। तो अगर इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन शामिल है तो उसको यहां से निकाल दें, मसला क्या है, तो माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, कितना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये 230 आपने माइनस किया। अब जो फिगर आपकी निकली है, ठीक है, वो कितनी आ रही है, 1982। जब आपने ये एडजस्टेड फिगर यहां पर लिखनी है 1982, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आनी है 1961, उसमें कोई कैश शामिल नहीं है। तो इस मेथड में अगर नॉन कैश की एडजस्टमेंट करनी पड़े तो ये मुसीबत पड़ सकती है जिस वजह से आपको करनी पड़ जाए। एक मिसाल दी अभी डेप्शन की और भी देता हूं, ये हजम करो पहले। कोई मसला समझ में आती है बात? अभी ना लिखे, अभी मैंने, मेरा दिल है यहां पे 4-5 चीजें और लिख दूं, फिर एक ही बार लिख लेना। डेप्रिसिएशन इसमें पड़, अच्छा डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन, मेरी बात सुनो, आपको पता है फैक्ट्री है एक चीज होती है, और इसके साथ एक आपका सेल शोरूम होता है और एडमिन डिपार्टमेंट होता है। अब अगर कोई प्लांट की डेप्रिसिएशन है तो फैक्ट्री का खर्चा है वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा होगा, और बाकी डेप्रिसिएशन एडमिन सेलिंग वाली वो इनमें पड़ी होगी। तो ऐसा भी सवाल के अंदर हो सकता है, खुदा ना खास्ता, कि वो कहे प्लांट की डेप्रिसिएशन है। अब प्लांट की डेप्रिसिएशन कहां पड़ी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में, वो क्या है, नॉन कैश। अब वो किस फिगर को खराब किए पड़ी होगी, सॉरी कितने गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ऐसे ही थी ना, सॉरी जी, कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर में एक नॉन कैश एक्सपेंस पड़ा है। इसमें भी हमें मसला है, क्यों, क्योंकि इसी से बैलेंस होकर ये फिगर निकलनी है। जिसने इधर जाना है और जिसने इधर से कैश निकालना है, तो इसमें भी कैश जो है वो गड़बड़ कर रहा होगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाता हूं मैं, जरा दुनिया गुजारे दी जगह, कैरी डाउन। तो ये फिगर भी आपकी एडजस्टमेंट से गुजारनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने वो काम किया। अगर इस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर एज पर क्वेश्चन, इस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस, लेट्स से डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है तो माइनस कर दो, और भी कोई पड़ा हुआ है तो वो कर दो, और आप जो एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड वाली निकालोगे जिसमें से नॉन कैश का खर्चा जो गड़बड़ निकल चुकी होगी, तो वो एडजस्टेड वाली आप यहां ले जाओगे। हमारे सवाल में ऐसा मसला नहीं था, लेकिन मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार किया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की बात समझ आ गई है, तो आगे चलूंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। आधी क्लास आई हुई है और आज डायरेक्ट मेथड चल रहा है। भाई पार्ट 1 हो गया है ना, उसको फौरन अपलोड कराएं, अभी कराएं उसको। कार्ड बुलवा लें, जहाज आ जाए जरा। यही कार्ड तो नहीं चल रहा, यही चल रहा है, अच्छा फिर चलें, क्लास खत्म होते ही फिर कर दें जी। एक्सक्यूज्ड, कहाँ गिवन है, दिखा दो मुझे। आपके सवाल में होगा, मेरे सवाल में नहीं है, मैंने ये सवाल बदल दिया ना। गिवन तो है, नहीं गिवन है। और मजे की बात, कभी कभी तो ये लिख कर भी नहीं देगा। आप डेप्शन, आप लेजर बनाएंगे पीपी का, वहां से डेप्शन निकलेगी, आप कहोगे हैं डेप्रिसिएशन ये कहां है, नजर नहीं आ रही, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ी है, एक नोट डालेंगे। क्या बेटा, मैंने ना नीचे वो, मैं बताता हूं मैंने कहां से, ये मेरे सवाल में एडजस्टमेंट आ रही है। डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2,30,000 which is included in operating expenses।
तो आपने जैसे ही एडजस्टमेंट देखनी है ना आपने, तो आपने पीपीई के लेजर के अंदर इस 230 को क्रेडिट साइड पे लिखना है और उसके बाद उसको नॉन कैश एडजस्टमेंट कहते हुए यहां से निकाल देना है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस में शामिल है। आप समझ आई? क्या जी बेटा? ओ यार एक कोई गल है ना यार, नहीं है डेबिट साइड पे नहीं लिखना, जैसे कह रहा हूं वैसे करो। जो आदत है नॉन कैश को निकाल के बाहर फेंकना है, डेबिट साइड पे लिखी जाओ, उत्थे राशि पे ही जाना है, समझ ही नहीं आनी कल। सिंपल की फिगर में नॉन एक्सपेंस की फिगर में कोई नॉन कैश एक्सपेंस पड़ा है ना, निकाल दो। ये इजी है इस तरह से सोचना। वो डेबिट साइड पे नवी साइंस चल पड़ेगी, एक्सपेंस के लेजर में डेबिट साइड पे डेबिशन आ रही है सुभान अल्लाह, सादा बात है। एक्सपेंस में एक नॉन कैश आइटम पड़ी है, निकाल दो अलग से। जी मैं नहीं कह रहा था, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, वो जिस सवाल में आएगी ना फिर वहां पे लिख लेना, ठीक है। अच्छा अगली बात, क्या सिर्फ यही एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा हो सकता है? कोई और भी हो सकता है। मसलन भाई कह रहे हैं, पहले दूसरा इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस क्या? बेटा बेटा बातें नहीं करनी, बड़ी अहम बात चल रही है इस वक्त, ठीक है। और मेथड यही आना है इस दफा, मैं बता रहा हूं, और यही एडजस्टमेंट है जो परेशान करेंगी, बाकी तो आपके सामने है मेथड। मेथड की तो जान ही कोई नहीं थी इसके अंदर, वो जो मुश्किल चीज थी वो भी आसान हो गई। तो ये अहम बात कर रहा हूं मैं, बहुत अहम बात कर रहा हूं। जी मेरा सवाल है, अगर आपका एसेट इंपेयर हुआ है तो आप उसकी एंट्री क्या करते हो? मिसाल के तौर पे वो आपका कोई मतलब हेड ऑफिस का ही एसेट है, जनरेटर इंपेयर हो गया, एंट्री इंपेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस या एक्सपेंस डेबिट, और एसेट या अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट। यानी कि इंपेयरमेंट लॉस क्या होना है? एक एक्सपेंस है जो पीएनएल में डेबिट होना है, ठीक है। अब मैंने सवाल के अंदर लिख कर बता दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, जो कि नहीं है सवाल में, इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ लिखूंगा, इस सवाल में नहीं है। 230 तो था ना, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा सवाल मजीद। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंपेयरमेंट लॉस अमाउंटिंग टू लेट्स से 50 रुपए, बस। अब क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 50। अब हम फंस गए। अगर ऑपरेटिंग इंपेयरमेंट लॉस क्या है? कैश एक्सपेंस है, ये भी तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अब अगर ये इसमें पड़ा है, अगर इस फिगर में ये पड़ा है और हमने नहीं निकाला तो कैश में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक और जो एडजस्टमेंट इसमें से हो सकती है वो क्या हो सकती है? इंपेयरमेंट लॉस, इंपॉर्टेंट लॉस जिसको आप कहते थे, नहीं इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन ये है नहीं मेरे सवाल में, अगर होता तो फिर माइनस कर देते। ऐसी सोचें, अपनी सोच का दायरा कार बढ़ाएं। जी वैसे तो असूली तौर पे डिस्पोजल के ऊपर होने वाला लॉस भी एक एक्सपेंस है, लेकिन असूली तौर पर सही अकाउंटेंट्स उसको अदर एक्सपेंस में रखते हैं। आपका अकाउंटेंट गलती भी तो कर सकता है। तो मैं तो सिर्फ यह बात कर रहा हूं, अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस इसमें पड़ा है तो निकालो। अब कैसे पड़ा हो सकता है? वो कह सकता है कि लॉस ऑन डिस्पोजल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्या पड़ा रहने दें? नहीं, ये भी एक आइटम हो सकती है जो लॉस ऑन डिस्पोजल, ये एक लिस्ट बन रही है, लिस्ट। अगर पड़ा है तो माइनस कर दो, नहीं पड़ा अदर एक्सपेंसेस में पड़ा है, अदर एक्सपेंस आपने उठाए नहीं है तो टेंशन नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर पड़ा है तो फिर गड़बड़ है। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी टेढ़ी बात, ये क्या है जी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर तवज्जो चाहिए सबकी, जिनकी तवज्जो हट गई है। ब्रॉट डाउन 5, कैरी डाउन 7, रिटर्न ऑफ बैड डेट, रिटर्न ऑफ की एंट्री हम करते हैं प्रोविजन डेबिट, डेटर क्रेडिट। यहां पर हम लिख देते हैं बैड रिटर्न ऑफ, और डेटर में भी लिखते हैं बैड रिटर्न ऑफ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है जी 3 रुपए। क्या करते थे? बैलेंसिंग फिगर कहां लेके जाते थे? पीएनएल में। क्या नाम लिखते थे उसका? बैड डेट एक्सपेंस। कितना आ रहा है? बैलेंसिंग निकालते थे ना, कितना? 5 ही आ गया। हाँ अब जरा डिफरेंट कर लेना फिगर जी। 4 रुपए का बैड एक्सपेंस है, बोलो कहां लेकर जाओगे? सवाल कहता है, नहीं भी कहता है, सवाल यहां पे चुप भी हो सकता है। सवाल आपको एडजस्टमेंट में दे दे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज इतनी इतनी इतनी। आप प्रोविजन का लेजर बनाएं, आपको नजर आए 4 रुपए का एक्सपेंस है, उधर से नजर आए 4 का एक्सपेंस है, और बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नजर ना आ रहा हो, कुछ तो गड़बड़ है।
नॉर्मल की तरफ ही जाएंगे ना। मिसाल के तौर पे पूरे सवाल के अंदर आपने देखा एक एडजस्टमेंट गिवन थी, प्रोविजन है, यानी इस मेथड में आप प्रोविजन को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बोला था, तभी लिखवाना है रूल, लेकिन फिलहाल समझा रहा हूं जरा। अगर यहां पे लिख दे प्रोविजन है, आप प्रोविजन का लेजर बनाओगे, प्रोविजन का लेजर बनेगा, उसमें से बैड एक्सपेंस आएगा। अब या तो वो बताए कि बैड एक्सपेंस इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन कैश। इसकी एंट्री क्या हो रही है, P&L में बैड एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। क्या कैश क्रेडिट हो रहा है? नहीं, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अगर वो कह देगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस पड़ा है, तो हम माइनस करेंगे शुक्र शुक्र करके। और अगर वो नहीं कहेगा पड़ा है, तो हम जब लेजर बनाएंगे प्रोविजन का और उसमें बैड एक्सपेंस आ रहा है, तो बिजनेस का खर्चा तो हुआ है। अगर फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो जाहिर है वो सेलिंग एक्सपेंसेस में छुपा होगा ना। सेलिंग एक्सपेंसेस या इकट्ठे पड़े हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों मिल गए ना, सेलिंग एडमिन इकट्ठे मिल जाए तो ये भी एक एडजस्टमेंट हो सकती है जिसको यहां से निकालना पड़ सकता है। क्या चीज जी? बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नहीं, जो P&L वाली फिगर होती है, ठीक है। ये भी आपकी माइनस हो सकती है, फिलहाल मेरे सवाल में ये भी नहीं है। एंड सो ऑन जी। जी बेटा, तो वो कहेगा पड़ा हुआ है तो निकालेंगे ऐसे ही। मैं यही तो, अभी मेरे अल्फाज अभी तक ऐसे ही मेरे मुंह में ही थे अभी अल्फाज के एंड सो ऑन। क्या मतलब? हर वो चीज जो नॉन कैश है और इस फिगर में पड़ी है, कटो बार। अब आप करें डेबिट हर चीज को, उधर पड़ेगी ना मुसीबत, तो ये जिंदगी आसान है। अलग से वर्किंग, छोटा सा स्टार लगाएं, लेजर के नीचे वर्किंग करें, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट की बेस पे जो पड़ी है वो ले रहे हैं या अलग से एडजस्टमेंट होगी? ये तो सवाल बताएगा बेटा। मैं तो कह रहा हूं इस 22-12 में जितनी भी नॉन कैश आइटम्स हैं निकालो। अगर कोई इसमें नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे लॉस ऑन डिस्पोजल, क्या इसमें पड़ा? नहीं ना पड़ा, तो बस इसको उठाया ही नहीं है, जिंदगी आसान है, कुछ नहीं करेंगे। ये फिगर इससे पाक है, ये फिगर इसके असर से पाक है, लेकिन खुदा ना खास्ता इन्होंने ऐसी चवल मारी हुई है तो आप पाक करें इसको, पथरियां खुद निकालनी पड़ेंगी सारी। ओके, इस गुर्दे में से एक्सपेंसेस को आपने नॉन कैश से पाक करके लेजर में लेके जाना है। अब वो कोई भी आप जो नॉर्मली होते हैं और आपको नहीं मिल रहे, वो उसमें पड़े होंगे, और जो नॉर्मली नहीं होते हैं वो खुद बता देगा गलती, कोई चीज गलत पड़ी हुई है तो निकाल देना यार, मसला क्या है? ये तो सवाल में बताएगा ना। जैसे ये सवाल मेरा सामने है, इस सवाल में ये सवाल मुझे बता रहा है डेप्शन जो है वो इसमें पड़ी है, तो मैंने माइनस की। लेकिन ये सवाल क्लियरली नहीं बता रहा कि लॉस जो है वो उसमें शामिल है, बल्कि फेस पे नजर आ रहा है लॉस अलग पड़ा है। तो मैंने इसीलिए ये 15 की फिगर यहां नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी यहां पे 15 की फिगर। मैं क्यों लिखूं? लॉस तो अलग पड़ा हुआ है, जो चीज पड़ी है वही निकालनी है। ओके, तो सवाल पे डिपेंड करेगा। ओके जी जी जी, आ सकता है। मैं लिख ही देता हूं, मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन लॉस को भी, जान छूटे परे इससे। रीवैल्यूएशन लॉस, फिर फेयर वैल्यू लॉस, फिर जगह हुण मेरे को मुक गई जे, ठीक है। मेहरबानी हुण बस कर दो। 1982 गल तो 1982 की सी, इको फिगर ही माइनस होनी सी, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ जाएगी, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे एडजस्टेड, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू बी टेकन टू एक्सपेंस का लेजर, टेकन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू बी टेकन टू लेजर, ठीक है। अब ये ना कहना सर जी ये है या वो नहीं है या वो है, जो सवाल कहेगा पड़ा है वो निकालेंगे, या जो ऑब्वियस होगा कि नजर नहीं आ रहा हो तो इसी में ही हो सकता है वो निकालेंगे। जैसे सवाल कहेगा ये इनमें पड़े हैं तो फिर निकालेंगे, वरना ये नॉर्मली इनमें नहीं होते। और सवाल ये कहेगा नहीं कि इनमें पड़े हैं, लेकिन चीज ही ऐसी है, जैसे बैड एक्सपेंस है, जैसे बिल्डिंग हेड ऑफिस बिल्डिंग की डेप्शन एक्सपेंस है, तो ये ऑब्वियस है कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये वहीं पड़ा होगा तो फिर निकालेंगे, ठीक है। और सही है। हाय अल्लाह, मेरे ख्याल में इस पे तो होगी बात काफ़ी। इसकी पिक्चर आप ले लें जी। जाहिर सी बात है बेटा, बेटा मैंने ये कहा है कि ये सब नॉन कैश इसमें पड़े हो सकते हैं, कहे तो निकाल देना, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑब्वियस चीज़ें क्या हो सकती हैं, बिल्डिंग हेड ऑफिस की बिल्डिंग की डेप्शन एडमिन में ही होनी है,
भाई सेल शोरूम की कार की डेप्रिसिएशन वो सेलिंग में ही होनी है भाई, बैड एक्सपेंस वो सेलिंग में ही होना है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जो बताने की जरूरत नहीं है वो ऑब्वियस चीज खुद से वहां पे ढूंढनी पड़ेगी, वरना बाकी चीजें अगर पड़ी होंगी तो निकाल देना। ठीक है, सवाल ना देख लें कोई, आप उसी में देख लीजिएगा, ज़बानी सवाल थोड़े ही होते हैं। ये तो मैंने वैसे ही एक लिस्ट बना दी, चलो यार बच्चों का भला हो जाए, आप लोगों को नीरास आ रही इज्जत जी। माइनस जरा लैंड सीधी कर ला मैं, कैपिटल एक्सपेंस बैलेंस शीट में वो एसिड के अकाउंट में डेबिट होता है भाई, किसने पूछा है बेटा? कैपिटल एक्सपेंस ही नहीं है वो, तो फिर एसिड डेबिट होता है। और को शगुफा छड़ लो, छड़ लो, मैं छड़ दवा फिर। एक सवाल थोड़ी देर पहले आया था, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। जिसका टाइम हो गया बेटा वो जा सकता है, मुझे टाइम ना बताया करें प्लीज, मैंने कई बार ये बात की है। ठीक है, यू मे लीव। बेटा चले जाएं, जिसे जुमा पढ़ना है चले जाएं, उठ जाएं प्लीज, फौरन लीव करें। एज अ परसेंटेज भी गिवन हो सकती है, मुझे उसने बता दिया फिगर कि कैश सेल भी 380 है, यानी इस 9280 के अंदर कैश सेल 380 है, तो बाकी क्रेडिट सेल हुई। चलो सवाल बदलते हैं, अगर कैश सेल हमारी कितनी है 900, ये 9280 में से कितना निकाल दो, कितना मैंने लिखा था 280 ना लिख दिया होता, चलो खैर, चलो अब 380 लिख दिया, माजरत। चले अब क्या हो सकता है 80 मैं कह रहा राउंड हो जाएगा, चले 380, तो कितना आ गया? तो सेल्स मेरी है 8900 और कैश कितना निकला जी? बैलेंसिंग फिगर दिस 8724। अब मैंने यहां पर जाकर लिखा 8724, लेकिन एक मसला तो है ना, जो कैश सेल हुई है क्या वो कैश इनफ्लो नहीं है? तो यहां पे हमने लफ्ज नहीं लिखा हुआ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमने लिखा हुआ कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। इसमें उधार वालों को जो चीजें बेची थी उनसे आने वाला कैश भी है, डेटर्स वाला, और कैश सेल्स वाला भी है। तो इसका मतलब अगर मैं इस अप्रोच पे चलूं तो मुझे यहां पर अलग से लिखना पड़ेगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, वो सवाल में लिखा हुआ है कितनी है जी? अब मुझे बताओ इन दोनों का टोटल कितना है? वही जो पहले लिखा हुआ था। क्या ख्याल है? अब कैश फ्लो के सवालों में अकाउंटेंट्स कहते हैं ये सहूलत इस्तेमाल कर लिया करो कि आप यहां पर सिर्फ, हालांकि डेटर का लेजर है, मुझे पता आपको तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ को बर्दाश्त कर लो जो बात कही जा रही है कि ये कर लो, उससे फायदा क्या होगा? आपको ये काम अलग से करना नहीं पड़ेगा। आप, हालांकि डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल्स आती हैं, लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं कैश फ्लो बनाते हुए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए डेटर के लेजर के अंदर आप सिर्फ क्रेडिट सेल्स ना लें, आप टोटल सेल्स ले लें, क्रेडिट भी ले लें और कैश भी यहीं पर ले लें। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर टोटल सेल्स आ जाएंगी 9280 और यहां पर फिर टोटल ही कैश आ जाएगा। यानी यहां पर कैश सेल डेबिट साइड पे लिखने से फायदा क्या होगा? इस बैलेंस वाली फिगर के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स का जो है वो कैश आ जाएगा। कितना आया था जी? 9, तो ये 9104 जब आ जाएगा तो ये अलग वाला काम आपको नहीं करना पड़ेगा, आपका वक्त भी बच जाएगा, जिंदगी आसान रहेगी। आप आगे जाकर देखेंगे आपको एडजस्टमेंट ऐसी नजर आएंगी। स्पेशल सवाल में उसने लिखा होता है 910, स्पेशल सवाल में उसने लिखा होता है कैश सेल्स इतने परसेंट हैं। अब बच्चे पागलों की तरह टोटल सेल P&L से उठाते हैं, ठीक है, उसको पहले परसेंटेज लगा के इधर रखते हैं, यहां से डेटर वाला कैश निकालते हैं और फिर जो वो कैश सेल्स की होती हैं उनको यहां पे अलग से लिखते हैं। तो भाई वक्त बचाओ ना। तो क्या करेंगे कैश फ्लो के सवालों में? हम कैश फ्लो के सवालों के अंदर हम टोटल सेल्स ले लेंगे। भाई जिसका टाइम हो गया मैंने कहा चले जाएं, ये वाली बातें हमने करनी है, वो जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें जिसने नहीं सुननी है वो जाए, जल्दी करें, उनका टाइम हो गया जी। तो
कैश फ्लो के सवाल के अंदर क्या करेंगे हम? टोटल सेल्स लेंगे, कैश प्लस क्रेडिट। हालांकि डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल्स आती हैं, लेकिन अकाउंटेंट्स की किताबें जो ये बताती हैं, अकाउंटेंट्स की तरतीब क्या है, कैश फ्लो का सवाल करते हो डेटर के लेजर में टोटल सेल्स लो ताकि टोटली कैश निकल आए, वर्किंग में टाइम में बचत है, ठीक है, आसानी है इसमें। तो अगर सेल्स कैश और क्रेडिट दोनों ले रहे हो तो परचेजेस का क्या कसूर है? तो परचेजेस भी कौन सी लेनी है? क्रेडिट भी और कैश भी। हालांकि आपको यह पता है कि क्रेडिटर के लेजर में सिर्फ कौन सी सेल्स आती हैं? क्रेडिट सेल्स आती है, लेकिन अगर आप कैश सेल्स भी इनमें ऐड कर देंगे तो यहां से जो कैश निकलेगा वो कैश पेड फॉर क्रेडिट परचेजेस भी होगा और कैश पेड फॉर कैश परचेजेस भी होगा। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। पहली बात क्या बताई आपको? एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश करनी पड़ सकती हैं आपको, इस फिगर में जो पीएनएल से उठाई या इस फिगर में जो पीएनएल से आपने उठाई, इसके अलावा कोई मसला नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। दूसरी मैंने आपको क्या सहूलत बताई है, एहतियात कह लें, सहूलत कह लें। सहूलत इसलिए कि अभी मैं आपको सवाल दिखाता हूं, उसमें लिखा होगा इतनी % सेल्स जो है वो कैश है, हम उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने टोटल सेल्स उठा लेनी है, हमारे लिए वो रेलेवेंट रह ही नहीं जाना, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे ही मैंने बढ़ा लिया कच्ची लस्सी की तरह से। ये अगला सवाल देखें आप, जो आज आप होमवर्क में करने लगे हैं, मेरी तरफ से ये खत्म है, मेथड है कुछ नहीं इसके अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप अच्छे से ये सवाल कर आए ना, अच्छे से, ठीक है, तो फिर ये हो सकता है कि कल मैं एनपीओ शुरू कर दूं और इस सवाल को, यानी जो आपको दे रहा हूं, इसको फिर मैं आगे किसी दिन, वो सैटरडे, वो मंडे वाले दिन भी कर सकते हैं हम, ठीक है, जिस दिन बच्चों का थोड़ा आने में मसला होगा। चलो ये मेथड किया वो दोबारा कर ले। पास पेपर 11 है, पेज 710 पर इकलौता सवाल पास पेपर्स का इस वक्त आपके पास। संडे को भी बुला के कर सकता हूं ये सवाल नाम की मुनासबत से। ऑटम 19 में ये सवाल आया है, उसके बाद नहीं आया, तो खुद सोच लें कि अब कितना टाइम इसको गुजर चुका है। तो हॉट फेवरेट मेरे हिसाब से ये हाईली एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। पिछली बार भी कहा था लेकिन नहीं आया, पर इस बार फिर जाहिर सी बात है और रिस्क बढ़ गया, अब तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है इसकी तरफ, ठीक है। सवाल देखें जी, रिक्वायरमेंट है एसटीएल की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाओ फॉर द ईयर 30 जून 2019 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब ये आपका होमवर्क है, इसको एक नज़र सिर्फ डालते हैं और फिर छुट्टी, ठीक है जी। फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसटीएल फॉर द ईयर 30 जून 19। पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, स्टॉक इन ट्रेड, प्री पेमेंट्स, रिसीवेबल्स, कैश, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, एक्रूड लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहते हैं करंट टैक्स को, टैक्स पेबल को। आपके लेवल पर ये टैक्स पेबल होना चाहिए। ये पहले इसका नाम, पिछली किताब अगर किसी बात पुरानी पढ़ी है, इसका नाम लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। IFRS 15 का कॉन्सेप्ट है। IFRS 15 पहले FAR 1 में होता था तो यहाँ पर उसका नाम ठीक था, लेकिन अब IFRS 15 FAR 2 में चला गया, तो आपको क्या पता एडवांस फ्रॉम कस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या भला होती है। तो इसलिए मैंने आपके लिए फिर ये नाम बदल कर, पुरानी किताब में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखा होगा, मैंने इसलिए कहा बता दूँ कोई बैठा हो तो कहे ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, तो वही उस वक्त कह दिया जाता था कि ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही होता है, लेकिन अब लिखी वही दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ अनहोनी मुझे नज़र नहीं आई। ये काम आपको पता है मैं क्या हो गया, डेबिट है तो लॉस नहीं पड़ा हो सकता, लॉसेज अक्यूमुलेट हुए पड़े हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना। लॉसेज अक्यूमुलेट हुए पड़े नहीं, लॉसेज रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, 2-3 साल लॉस आया है तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, असल पैसा खाने लग जाएंगे, जो कैपिटल पड़ा हुआ है वो खाने लग जाएंगे आप। प्रॉफिट तो कहाँ पे कमा कर आप निकाल रहे हो, बिजनेस ही आपका आपके पैसे खाने लग, कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगी कहानी। ये ख़तरनाक काम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, कभी कभी ऐसा होता है नेगेटिव होती है रिटर्न अर्निंग, लेकिन फिर हालात अच्छे होते हैं और फिर प्रॉफिट्स आकर उन्हें पॉजिटिव कर देते हैं। आपने क्या करना है, लेजर बनाते हुए क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे लिख लेना, अपना काम करो, कॉमन सेंस जी। ओ पूरा पीएनएल गिवन है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन, इग्नोर कर देना क्योंकि हमारा तो तरीका वारदात ही क्या होगा, इस सेल को उठा लेंगे, डेटर के लेजर में ले जाएंगे और कैश सारे का सारा बिजनेस का निकल आएगा। डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750 विच इज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन इन द रेशियो ऑफ। मेरा मशवरा जैसे इस सवाल में किया, आप क्या करो, आप डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन टोटल कितना बनता है, ये दोनों टोटल कितना बनता है, 84 हैं
ये आप इकट्ठा करके उठा लो। इकट्ठा करके उठा लोगे तो आपको इसकी भी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। बल्कि ये तो सारी पता होनी चाहिए, विच वॉज चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन कॉस्ट, अगली बात को टेंशन ही कोई नहीं आएगी। क्यों? आपने क्या बनाना है? एक्सपेंस का लेजरा। एक्सपेंस के लेजरे में एडमिन और सेलिंग दोनों आने हैं। मैंने इसी तैयारी करा दी थी। आपने क्या कर लेना है? आपने एडमिन सेलिंग को इकट्ठा करके उठा लेना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह के उठा लिया। अब 750 की डेप्रिसिएशन है, पीपीई के लेजर में डालोगे और साथ ही कहोगे वो कह रहा है ये तो इसमें चार्ज हुई पड़ी है 8487 में ही सारी है ना, कुछ इधर थी कुछ इधर थी, मैंने दोनों इकट्ठा कर दिया, जिंदगी आसान हो गई। अब ये क्या करना होगा? आपने इस टोटल को यहाँ पे लिखोगे और 750 माइनस करोगे और बाकी फिगर इधर ले जाओगे। ठीक है, ये सवाल मैं करवा सकता था लेकिन मैंने इस सवाल की सारी तैयारी करवाई है ताकि ये सवाल आप करें जाके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, जरा पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड, अब मैंने तो वैसे ही टोटल कर दिया, यानी दिस 8487 इंक्लूड, क्या इंक्लूड? 40 मिलियन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल। अरे यार, लॉस ऑन डिस्पोजल ने तो डाल दिया भाई, क्या करता है भाई? अब लॉस ऑन डिस्पोजल क्या है? नॉन कैश, लेकिन उसने अच्छा 40 मिलियन लॉस ही दे दिया। आपने फिर भी लेजर बनाना है अपना डिस्पोजल का, जो तरतीब है आपकी। लॉस को यहां से रिवर्स करना, मतलब माइनस कर देना है, और कैश भी तो निकालना है, जो कैश फ्लो तो पूरी बनेगी ना। क्या ख्याल है? और क्या इंक्लूड है जी इसमें? इंपेयरमेंट लॉस। सुभान अल्लाह, इसमें क्या कुछ पड़ा है, क्या कुछ पड़ा है, क्या कुछ पड़ा है? डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल ही जाएंगे जो पड़ा है। जो नहीं पड़ा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ, उसको तो फिर नहीं छेड़ना। नेक्स्ट WD, मुझे क्या पता क्या करेंगे, कुछ खुद भी कर लें। सवाल करेंगे ना आप, पर्चे में आ गया सवाल, डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे बेटा, कैश निकालेंगे, और क्या करना है? कुछ करने से पता लग जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, लोन इंस्टॉल, पता नहीं ये क्या करेंगे अब, आप ये कल कराऊंगा मैं। ठीक है, एडजस्टमेंट है। अदर इनकम में भी कोई गड़बड़ है। अच्छा, अब अदर इनकम का एक मजा है। अदर इनकम मैंने ये 404 कहीं पर लेजर में नहीं रखी अपने सामने कि मुझे उसको पाक साफ करने का मसला पड़े। हाँ, लेकिन कैश वगैरह तो निकालना पड़ सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम भी हो। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में तो कैश आना है ना। पता नहीं अब ये क्या कहता है, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ रही है, उसका लेजर बनेगा, उसकी इंक्रीज इन फेयर वैल्यू पीएनएल के अंदर जाती है। सुभान अल्लाह। रेंट रिसीव, रेंट की इनकम का लेजर बनेगा, शायद कुछ ना कुछ तो करेंगे आप। और राइट इशू भी किया उन्होंने, और देखी जाएगी। टेक्निकल काम करवा दिए हैं आपको, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी है आपने। ये सवाल 19 नंबर का मेरे हिसाब से ज़्यादा है। आपने इस सवाल को इतनी डिस्कशन और इतनी तैयारी के बाद 20 मिनट्स में करना है। 19 इंटू 1.8 करके ना टाइम ज़ाया ना करते रहना। ठीक है, ओके। 20 मिनट में आपको इस सवाल को कर लेना चाहिए। एक सवाल दे रहा हूँ, वैसे 2 देने चाहिए थे लेकिन 1 दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।